तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वंस अगेन। टीचिंग मेथडोलॉजी में उमूमी तौर पर जिस मेथड को ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है स्कूल्स के अंदर, वो मेथड है लेक्चर का। यानी क्लास में टीचर आती हैं और आते ही साथ जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है वो ये होता है कि 20 बच्चों की अगर क्लास है या 30 बच्चों की क्लास है तो वो अ, यानी बच्चे जो है वो सुनने के मोड पे चले जाते हैं और टीचर जो है वो बोलने के मोड पे चली जाती हैं। तो ये जो सुनने वाला मोड है और सुनाने वाला मोड है, इसके अंदर ये जो लेक्चर का टीचिंग मेथड है, इसके ऑल दो की ये एक टीचिंग मेथड है, लेकिन इसके अंदर एंगेजमेंट जो होती है, कंसंट्रेशन जो होती है बच्चों की, वो आहिस्ता 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 यानी वो बच्चे लूज करने लगते हैं। अगर उसके मुकाबले में अ, जो टीचिंग मेथड ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए, जो भी क्लासरूम में टीचर जा रहे हैं, अगर वो अपने तदरीस के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को प्रैक्टिस करें, वो जो मेथड प्रैक्टिस करें, वो करें डिस्कशन का। और डिस्कशन में हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि डिस्कशन के अंदर अ, बोलना भी है और सुनना भी है। और अगर कोई बच्चा, मिसाल के तौर पर मैं एज अ टीचर किसी क्लास में आया, लेट्स से अभी हम 5-6 लोग बैठे हुए हैं, हम इस सेशन में हैं। तो अगर इस सेशन में तो कोई बीच में बात करना चाहता है, तो इस सेशन को दिलचस्प बनाने का एक तरीका ये है कि मैं खामोश हो जाऊं और मैं उस गुफ्तगू को, उस बात को मुकम्मल सुनूं। कोई भी अगर यानी अगर रियाज अंकल कोई बात कहना चाहते हैं, मौलिया आदिल साहब कोई बात कहना चाहते हैं, हमशीरा आदिल कोई बात कहना चाहते हैं, कोई और पार्टिसिपेंट कोई बात करना चाहता है, तो मैं मेरे लिए इस सेशन को दिलचस्प बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑल दो कि मेरे पास अपने इस आज के सेशन का जो मैं कंडक्ट करने आया हूँ, मेरे पास पूरा एजेंडा मौजूद है। लेकिन अगर मेरे एजेंडे के खिलाफ कोई यानी स्टूडेंट्स में से मेरी क्लास में कोई अगर कोई बात कहना चाहता है, तो इंगेज रखने के लिए और इस लर्निंग के प्रोसेस को दिलचस्प बनाने के लिए one of the best teaching method is I have to convert my teaching method into discussion mode. तो हाँ जी, तो डिस्कशन में क्या हो रहा है? डिस्कशन में उमूमी तौर पर अ, इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है KWL की। K is equal to what they known before. W is equal to what they want to know more. L is equal to what they have learned after after particular period or class. KWL की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, यानी सबसे पहले जो भी मैं अगर साइंस का टीचर हूँ और मुझे मेरा जो आज का टॉपिक है जो मुझे पढ़ाना है, वो टॉपिक है अम, वो टॉपिक है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो व्हाट आई नीड टू यानी एंगेज माय स्टूडेंट्स डिस्कशन मोड में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से डिस्कशन शुरू कर सकता हूँ कि उनकी प्रायर नॉलेज क्या है। मैं उनको इंगेज करूँ कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में वो पहले से क्या जानते हैं, और बेस्ट टीचर की एक इस डिस्कशन मोड को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे पास और उनकी प्रायर नॉलेज को उनसे लेने के लिए और अपने टॉपिक में उनको इंगेज करने के लिए मैं बहुत अच्छे सवालात डिज़ाइन करूँगा।
मुझे क्या करना है, मुझे अपने इस KWL टेक्निक के लिए मुझे बहुत अच्छे सवालात लेकर क्लासरूम में दाखिल होना है, जिसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा उन सवालात को, और ताकि मेरे बच्चे मेरे साथ एंगेज हो जाएं। अच्छा, अब मज़ीद मज़े की बात यह है कि सवालात पूछना भी एक आर्ट है। सवाल पूछना, बाज़ उलमा ने, बाज़ सुलहा ने, बाज़ स्कॉलर्स ने अपनी किताबों में लिखा है कि सवाल पूछना ये आधा इल्म है। सवाल बहुत यानी कमाल की चीज़ है सवाल पूछना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सवाल कैसे पूछें, और कहीं पर क्या कोई ऐसी चीज़ है कि कहीं पे कोई सवालात जो है वो पूछने का कोई कोई ट्रेनिंग हो, या कोई कोई एसेट ऐसा हो जिसमें हम ये समझ सकें कि सवाल कैसे हमें पूछना चाहिए और बच्चों को अपने डिस्कशन में कैसे इंगेज करना चाहिए। तो मैं आपको उसका उसके बारे में बताऊं। उसको मैंने ऑल दो के एक सेशन मैंने इसके बारे में बाकायदा वो डॉक्यूमेंट कंपाइल किया है। वो मैं इंशाल्लाह जो मौका मुझे मुनासिब लगेगा, मैं इंशाल्लाह उस मौके पे वो आपको PDF शेयर करूँगा। और उसमें 6 कैटेगरी है सवालात पूछने के, कि किन किन कैटेगरी में कौन सा सवाल बच्चे की कौन सी स्किल्स को नर्चर करता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये काविश है, और इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इस डिस्कशन में जो मैंने समझाने की और समझने की कोशिश की वो ये की कि हमें अपनी क्लासरूम को लेक्चर मोड के बजाय डिस्कशन मोड से शुरू करना चाहिए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी लेक्चर अगर मैं लेकर आया हूँ, मैं अगर मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये एक स्लाइड के ज़रिए से अपने टॉपिक्स को लेकर आ रहा हूँ। ये जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये मेरी पोस्टर प्रेजेंटेशन है, जिसने आपको इंगेज किया हुआ है मेरे साथ इस सीखने के अमल को। और उसकी वजह ये है कि अगर आप गूगल करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप गूगल करेंगे, जब आपके पास वक्त हो फारग, तो कीजिएगा लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी। ये भी हार्वर्ड की रिसर्च है, एक 2-3-4 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो लर्नर्स होते हैं, यानी मेरी क्लास में जो बच्चा बैठा हुआ होगा, वो उसका लर्निंग स्टाइल, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल एक जैसा नहीं होता। यानी बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि विजुअल लर्नर्स होते हैं, और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो बच्चा ऑडिटरी लर्नर है वो विजुअल लर्नर से उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, या जो बच्चा विजुअल लर्नर है उसको काइनेस्थेटिक लर्निंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो बच्चा जिसका लर्निंग स्टाइल काइनेस्थेटिक लर्निंग का है, उसको ऑडिटरी और विजुअल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। बल्कि इस लर्निंग स्टाइल इन्वेंटरी से जो चीज़ सीखने की है वो ये है कि एक टीचर जब क्लासरूम में जाए और क्लासरूम का पूरा एनवायरनमेंट में जो चीज़ हम सिखा रहे हैं बच्चों को, वो उसकी कुछ विजुअल्स भी होने चाहिए, उसकी कुछ ग्राफिक्स भी होनी चाहिए। तो जब भी लफ्ज़ ग्राफिक्स का आता है, उसके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि ग्राफिक इज नॉट इंग्लिश वर्ड, ठीक है, बल्कि ग्राफिक इज अ लैटिन वर्ड। तो ग्राफिक अगर लैटिन वर्ड है तो इसकी इंग्लिश क्या है? तो इसकी इंग्लिश है विजुअल प्रेजेंटेशन। यानी ये जो पोस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर का ये जो मैंने टीचिंग मेथड लिखा है, बाकायदा
यानी जो भी टॉपिक मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, जो मेरी क्लास का आज का टॉपिक है, साइंस है, इस्लामियात है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझाना चाह रहा हूँ तो मैं ज़रूर इस बात की कोशिश करूँ कि मेरे पास उस बड़े कॉन्सेप्ट का कोई ना कोई विजुअल प्रेजेंटेशन, कोई ग्राफिक्स, कोई पोस्टर ज़रूर होना चाहिए मेरी क्लासरूम के अंदर, मेरे टीचिंग प्लान के साथ। तीसरी चीज़ जो कि यानी टीचिंग मेथड में उम्मी तौर पर स्कूल्स में नहीं अप्लाई की जाती, लेकिन किया जाना चाहिए, वो है सेमिनार। सेमिनार में क्या होगा? सेमिनार का जो मोड होता है वो ये होता है कि सेमिनार में एक मॉडरेटर होता है सेमिनार का, और उसमें जिस टॉपिक पर सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है, मिसाल के तौर पर आपके पास ग्रेड 1 के 4 सेक्शंस हो गए, 1A, 1B, 1C, 1D, राइट? ये आपके पास और इन चारों सेक्शंस में, इन चारों सेक्शंस को कंबाइन करके सेमिनार कराया जा सकता है। तो और इनकी हो सकता है, इनकी स्ट्रेंथ बन जाए, अगर एक सेक्शन में 15 बच्चे हैं तो हो सकता है कि 15 चौके 60 बच्चे हो जाएं। बहुत अच्छी ऑडियंस है 60 बच्चों की। तो सेमिनार इज वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग मेथड, जो कि उम्मन हमारे यहाँ स्कूल लेवल पर अप्लाई नहीं होता। हालांकि अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर उसको यानी हर महीने अगर एक सेमिनार हो तो बहुत अच्छा है, वरना एटलीस्ट 2 महीने में एक सेमिनार हो, और एक पूरे तालीमी साल में कम से कम 4 से 5 सेमिनार्स होने चाहिए। और उस सेमिनार का तरीका ये होगा कि उसके अंदर जो टीचर्स हैं, मिसाल के तौर पर मैथ्स की आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज मौजूद हैं, बहुत अच्छी रिसोर्स मौजूद हैं, उनका मैथ्स पे बहुत अच्छा काम है। बाज़ लोग यानी उर्दू पढ़ा रहे होते हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उर्दू की खत्ताती उनकी बहुत अच्छी होती है। बाज़ लोग इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनका उर्दू की बाज़ लोग उर्दू पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश की कैलीग्राफी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट करके कि वो कौन से स्किल सेट्स हैं। बाज़ लोग बहुत यानी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनको पता होता है हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा, वो जानते हैं। तो ऐसे तमाम अनावीन को, टॉपिक्स को गैदर करके एक कंबाइंड सेशन, जो कि जिसका इफ़ादा ज़्यादा हो, जिसका फ़ायदा ज़्यादा हो, और जिससे मुख्तलिफ सेक्शंस इस्तेफ़ादा कर सकें। केजी से आप सेमिनार शुरू करा सकते हैं, लेकिन एज एप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ। सिविक सेंस सिखाना है, और अगर आपको कोई अ, बच्चों को कोई सेफ्टी रूल समझाने हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनको आप सेमिनार मोड पर आपको कंडक्ट करना चाहिए। तो सेमिनार का जो मोड होता है वो ये होता है कि आप उसके अंदर मॉडरेटर होता है, 2-3 एक्सपर्ट्स होते हैं, और ऑडियंस उनको सुनती है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों को के अंदर टीम का एक एसेंस बिल्ड करना, उनको टीचिंग मेथड्स, ये टीम वर्क के ज़रिए से चीज़ों को सीखना। उमूमी तौर पर पूरी दुनिया में हम जितनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और जितने कामों में लगते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैं और आप, हम लोग एक इंटरैक्टिव वीडियो सेशन में हैं, तो इसमें मेरे हाथ में माइक है, मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने एक स्क्रीन है, मैंने एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। इन तमाम चीज़ों के पीछे वन मैन शो नहीं है, बल्कि टीम वर्क है। और दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे, तो उसके पीछे वन मैन शो नहीं होता, बल्कि वन मैन शो उमूमी तौर पर आपको अगर कहीं नज़र आता है वन मैन शो, तो वो सर्कस वगैरह में नज़र आता है। और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इंस्पिरेशन, सर्कस में लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, एंटरटेन होने के लिए जाते हैं, लेकिन सर्कस को कोई एज अ इंस्पिरेशन के लिए कोई वहाँ नहीं जाता कि मैं कोई ज़िंदगी में सबक हासिल करने के लिए मैं किसी सर्कस में किसी आदमी को देखने जा रहा हूँ। इसलिए कोई
तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को शुरू से इस चीज़ पर नर्चर करें कि वो बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअली शायद नहीं कर सकें, लेकिन अपने उन आइडियाज़ को एक टीम के साथ मिलकर वो मुकम्मल कर सकते हैं। और यही चीज़ जो चीज़ हमें मैं टीचिंग मेथड के मौजू पे मैंने टीम वर्क डाल दिया, लेकिन ये कोई भी मौजू ऐसा नहीं है जो कि टीम के बगैर हो। आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन टीम वर्क रादर देन कि मैं कहीं पर अपने आप को प्रेज़ेंट करूँ कि इस स्कूलिंग प्रोजेक्ट के पीछे जो है वो अतीकुर रहमान है, वो किताब है, वो फलाना है। ये मजबूत चीज़ नहीं है, क्योंकि जिस दिन यानी एक दिन तो आएगा, कोई दिन तो मेरा है जिस दिन मुझे जो है वो इस दुनिया से जाना है। तो अगर मैं वाक़ई कोई बहुत लंबे अरसे तक काम करना चाहता हूँ, तो मुझे बाकायदा एक टीम बनानी है और बच्चों के अंदर ये सेंस और ये बच्चों के अंदर ये सेंस नर्चर करना शुरू से टीचिंग मेथड के ज़रिए से कि उनको टीम के साथ मिलकर किसी चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाना उनको आए। उम्मी तौर पर इसके लिए जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है बहुत कारगर चीज़ है, बहुत कारआमद चीज़ है अगर हम उनको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे डालें। और अच्छा, प्रोजेक्ट में होता क्या है, जो उमूमन मेरा मुशाहिदा वो ये है कि जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो स्कूल जो है उसमें थोड़ा-सा अ, इस तरफ चला जाता है कि हम उसको डिस्प्ले करेंगे एज़ अ स्कूल अचीवमेंट। तो स्कूल की अचीवमेंट ज़्यादा ऊपर चली जाती है, बच्चे की अचीवमेंट नीचे चली जाती है और इसका नतीजा ये होता है कि मिसाल के तौर पर साइंस एग्ज़िबिशन है, इसमें टीम वर्क जो है इस्तेमाल होता है, इसमें प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, मैथ्स एग्ज़िबिशन है। तो अब उसमें हो ये रहा होता है कि बच्चे की लर्निंग चूँकि फ़ोकस नहीं हो पाती, बच्चा हमारी फ़ोकस से आउट ऑफ फ़ोकस हो जाता है और हमारा फ़ोकस ये हो जाता है कि हमारी एग्ज़िबिशन बहुत अच्छी हो, और बहुत अच्छा डेकोरेशन हो, बहुत अच्छी उसकी प्रेज़ेंटेशन हो, लोग आएँ और लोग कहें कि आपके स्कूल की क्या बात है। तो उसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये किया है कि पेरेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बनाने शुरू हो जाते हैं। प्रोजेक्ट बाकायदा प्रोफ़ेशनल से पे करके प्रोजेक्ट बनाया जाता है ताकि हमें प्रोजेक्ट के नंबर मिलें। तो वो जो उसका एसेंस है, जो जो चीज़ बच्चे के अंदर सिखानी थी, जो बच्चे को सिखानी थी, जिस चीज़ पर बच्चे को डालना था, वो सारा एसेंस जो है हम उसको खो देते हैं, हमसे वो मिस हो जाता है। तो ज़ाहिर है कि टीम वर्क में जब हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे जाएँ, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अपने एसेंस के साथ होनी चाहिए, ना कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में अपने उस एसेंस को जो हमें अचीव करना था, हम उसको खो दें। एक और टीचिंग मेथड है, वो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में आपको जो लफ्ज़ याद रखना है, वो रखना है एक्टिव का। और एक्टिव का मतलब क्या है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में बच्चे को मैथ्स की, इंग्लिश की, साइंस की, इस्लामिक स्टडीज़ की, सीरत की, हिस्ट्री की, बायोलॉजी की, साइंस के, हदीस की, फ़िक़्ह की, तफ़सीर की, एज एप्रोप्रिएट जैसे-जैसे वो बच्चा आगे जाए, उसको ऐसी एक्टिविटी में डालें जिससे वो मुतहर्रिक रहे, फ़आल बने, उसके सेंसेस इस्तेमाल हों और वो सोचे, वो देखे, वो ऑब्ज़र्व करे, वो एनवायरनमेंट, वो रिसर्च करे, वो ढूँढे। इन तमाम चीज़ों को जैसे अ, और इसके इसका जो यानी जैसे टीम वर्क है, टीम वर्क में भी एक्टिविटी हो रही है, लेकिन उसमें ग्रुप एक काम कर रहा है। एक्टिविटी बेस में जो है वो इन यही काम हो रहा है जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हो रहा था। रिसर्च हो रही है, चीज़ें ढूँढी जा रही हैं, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में अब ये इंडिविजुअल बेस्ड स्किल्स पे काम हो रहा है। अ, एक और टीचिंग मेथड जो वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग मेथड हम उसको कह सकते हैं, वो है स्टोरी टेलिंग। ना सिर्फ ये कि अ, रोज़ाना की बुनियाद पर टीचर्स के पास चाहे कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की टीचर हो, उम्मी तौर पर जिन सब्जेक्ट में कहानियाँ नहीं होती, उनकी कहानियाँ बनाएँ। उसकी कहानी बनाएँ। साइंस में कहानियाँ नहीं सुनाई जाती। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको स्टोरी टेलिंग को एज़ अ
as a teaching method. Sure. ठीक है जी। तो जिन सब्जेक्ट्स में उमूमी तौर पर जिन सब्जेक्ट में उमूमी तौर पर स्टोरी टेलिंग नहीं होती, अ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसमें भी स्टोरी टेलिंग लेकर आएँ। जैसे साइंस में नहीं होती, इस्लामिक स्टडीज़ के बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, बाज़ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे वुज़ू है, फ़िक़्ह का जो पार्ट है, उम्मी तौर पर उसमें स्टोरी टेलिंग नहीं होती, तो उसमें भी कोई ना कोई स्टोरी लेकर आएँ। दुआओं के अंदर उम्मी तौर पर स्टोरी टेलिंग नहीं होती, तो उस एरिया को भी स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से हम कवर करने की कोशिश करें। अच्छा, ऐसे ही अ, एक टीचिंग मेथड है, वो है फील्ड ट्रिप का। जिस भी टॉपिक पे हम यानी मौजूद हैं, उसकी एक ऐसा फील्ड ट्रिप हम करें जिसकी एजुकेशनल वर्थ हो। अ, और जैसा कि यहाँ पर टीचिंग मेथड में ही लिखा हुआ है कि फील्ड ट्रिप कराना, किसी फील्ड का ट्रिप कराना है, तो सिर्फ बाहर ले जाना, स्कूल ने का एक स्कूल का एक जो है वो हदफ है कि जी हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, तो उन्होंने उसकी एजुकेशनल वर्थ भूल गए, कहीं भी जाके खड़े हो गए। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे यहाँ ये देखने को सुनने को मिलता है कि बच्चों को शॉपिंग मॉल लेके जा रहे हैं। तो ये देखने की ज़रूरत है कि शॉपिंग मॉल अगर बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो शॉपिंग मॉल ले जाने में कितनी एजुकेशनल वैल्यू है उसकी। उसके बजाय अगर लाइब्रेरी में लेके जाते हैं या किसी म्यूज़ियम में लेके जाते हैं, किसी ऐसे जगह पे लेके जाते हैं, किसी फैक्ट्री को विज़िट करते हैं, उसकी एजुकेशनल वैल्यू क्या है? तो फील्ड ट्रिप में ज़रूर इस बात का ख़्याल रखना कि ये एक बहुत अच्छा टीचिंग मेथड है, लेकिन उसी वक़्त अच्छा टीचिंग मेथड बनेगा जबकि उसके अंदर एजुकेशनल वैल्यू बाकी रहेगी। तो टीचर्स एज़ रिसर्चर के बारे में